ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना दो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो, तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि जाना लेगा ये ज़माना तेरा वन बंधु परिषद से तो मुझे 25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 25 के 28-27 साल हो गए अभी। तो आप सबका बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ काफ़ी अच्छा काम बड़े स्केल पर कर रहे हैं। आगे की योजना और भी बड़ी है ताकि हम गाँव को केवल शिक्षित ही नहीं, गाँव में लोगों की, किसानों की आमदन डबल कर सकें, महिलाओं को एम्पावरमेंट दे सकें और स्वस्थ जीवन भी गांव के लोगों को दे सकें। तो ग्रामोत्थान केंद्र एक बनाने हैं, वो शायद योजना आप लोगों के पास आएगी। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का विषय मेरे ख्याल से सबको ही इंटरेस्ट होगा कि अपने जीवन में, वर्क लाइफ में और जीवन में एज सच बैलेंस कैसे क्रिएट करें और कैसे समझें कि हम बैलेंस लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। जाइए देखते हैं हमने क्या उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन तैयार किया। जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। प्रतियोगिता भरे इस दौर में आज अधिकांश लोगों का जीवन असंतुलित बना हुआ है। सफल व्यक्ति अपनी सफलता के अहंकार में डूबा हुआ है तो असफल व्यक्ति भी खुद को हीन भावना से घिरा हुआ पाता है। ऐसा क्यों है, ये सोचना जरूरी है। दरअसल हम लोग जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला को भूलते जा रहे हैं। सफलता और असफलता से प्रभावित होता इंसान का व्यक्तित्व जीवन को असंतुलित बना रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम लोग जीवन और इसकी परिस्थितियों के बीच संतुलन नहीं बना पाते और सफलता असफलता के असल मायनों से भटक जाते हैं। आज के विषय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जीवन में संतुलन बनाए रखें। आप में से कौन समझते हैं कि वो आप बड़ा बैलेंस लाइफ जी रहे हैं? अपना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहेंगे? मेरे नासिक में करेलियूज़ नाम से रेस्टोरेंट है। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि यार आप नासिक में 8-10 रेस्टोरेंट चलाते हो, फैमिली को किस तरह से टाइम दे पाते हो? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं फैमिली को ही टाइम देता हूँ, बिजनेस का कब देता हूँ मुझे पता नहीं है। वेरी गुड। 3 प्रिंसिपल में मैं बैलेंस करता हूँ। एक है कि स्पिरिचुअल लाइफ अगर वाइब्रेंट है तो मेरा पर्सनल लाइफ पीसफुल हो जाता है और पर्सनल लाइफ पीसफुल होने के कारण प्रोफेशनल लाइफ प्रोग्रेसिव बन जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात। मैं एनआरआई कंसल्टेंट हूँ। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि आई हैव नॉट गिवन अ प्रॉपर टाइम टू फैमिली। घर पे कुछ नहीं दिया है इतना प्रॉपर टाइम, और जब घर पे मैं काम कर रही हूँ तब ऐसा लगता है कि मैंने प्रोफेशन में मैंने इतना प्रॉपर टाइम नहीं दिया है। जी जी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट बैलेंस्ड। अभी मैं 48 ईयर्स का हूँ सर। अप टू एज ऑफ 43-44 आई वॉज प्रैक्टिसिंग। Then I found my passion, and nowadays I am doing theater, and I have stopped my practice. So this way I think I am balancing. I am following my passion now fully. Very good. मैं यहाँ पर एक निवेश सलाहकार के हिसाब से काम करता हूँ। बेसिकली जिसको संतुलित जीवन हम लोग बोलते हैं, तो एक सामाजिक जीवन भी रहता है, एक अपना व्यक्तिगत जीवन भी रहता है, एक पारिवारिक जीवन भी रहता है, फैमिली, एक प्रोफेशनल लाइफ भी रहता है। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो सिर्फ काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा समाज के लिए भी करना पड़ेगा, थोड़ा अपने फैमिली के लिए भी करना पड़ेगा, थोड़ा देश के लिए भी करना पड़ेगा और थोड़ा पैसे कमाने के लिए भी करना पड़ेगा। तो इसको जनरली मैं मतलब एक सर्टन एज तक प्रोफेशनल लाइफ जीता हूँ, घर पे आने के बाद फैमिली लाइफ, हफ्ते में 2 दिन सोशल वर्क करते हैं और थोड़ा बहुत अगर कभी कुछ ऐसी आवाज़ आती है कि भाई देश के लिए कुछ करना है तो टैक्स के माध्यम से हम लोग देश की सेवा भी कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चलिए आगे चलें। मेरा ये मानना है, अगर इस बात से असहमत हों तो आप बताइएगा
मेरा ऐसा मानना कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति, हर सक्सेसफुल महिला अगर अपना शेड्यूल अगर आप देखेंगे, दिन भर में सुबह से उठ के रात तक क्या कुछ किया आपने पिछले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, याद करके अगर आप लिखेंगे उसको, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नज़र नहीं आएगा। आपका दिन 1-2 चीज़ों में नहीं गुजरेगा, आपका दिन पूरा जो है वो 5, 6, 7 चीज़ों में भी गुजरा होगा और लगभग हर एक में आपने करीब करीब इक्वल समय दिया होगा। ये आप ज़रा करके देखिएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर सफलता जीवन में पानी है, चाहे कोई भी आपका प्रोफेशन हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे सोशल वर्क में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सामाजिक कार्य में हो, चाहे आप राजनीतिक कार्य में हो, सफलता तभी मिलेगी अगर आप हर चीज़ के लिए समय निकाल पाएंगे। और हर चीज़ के लिए समय आपके पास तभी होगा जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे और बैलेंस करके चलेंगे। I am a retired principal of a college. Now today I am 82 years old, and now after retirement I am looking after one school. I find I get no remuneration for that, but I am all the time engaged in the school. I find it very entertaining Rewarding. to work there. At the same time, I give proper time to my family also. वेरी गुड, वेरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, एक और भी चीज़ आपको इसके साथ ऐड करूँगा कि बैलेंसिंग ऑफ लाइफ इज ऑल्सो वी कैन से प्रायोरिटाइजिंग योर एक्टिविटीज़ इन लाइफ। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ योर एक्टिविटी इज ऑल्सो इक्वल टू बैलेंसिंग योर लाइफ। इस बात को मानेंगे? और कभी कभी हम किसी बात को ना नहीं कह सकते हैं, और हर यस आप जब आपसे को आपके समय पर डिमांड कोई भी करता है, उसके लिए आप यस कहते हैं, तो ये भी मान के चलिए किसी न किसी चीज़ को आप ना भी कह रहे हैं साथ साथ। जब यस कहेंगे, आज पोदार जी ने बुलाया है यहाँ सुभाष चंद्र शो देखने चलना है, पोदार जी को ना नहीं कर सके, बड़ा ज़रूरी काम था लेकिन ना नहीं कर सके, तो किसी न किसी चीज़ को ना करके ही आए। किसी को हाँ यानी किसी को ना भी है। ये भी लाइफ में हमको समझ के चलना चाहिए। मैं कुछ और बातें करूंगा कि गृहस्थ आदमी के लिए क्या ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं। एक साधु महात्मा के लिए प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर उससे सहमत हो तो बताइएगा, असहमत हो तो भी बताइएगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमान हैं श्री हर्षल जी विभांदिक। ये विदेश से अपना काम छोड़ करके अपने रूट्स में वापस आए। एक धुले एरिया के जिला परिषद स्कूल में पढ़े और बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर अमेरिका में रहे, फिर भी अपनी लाइफ छोड़ करके वापस अपनी रूट्स पे आए हैं। वेलकम मिस्टर हर्षल जी, आपका स्वागत है। हर्षल जी, आप बताइए, आप भी एक जिला परिषद स्कूल में पढ़े और ऐसे परिवार में आप पैदा हुए जो कि बड़ा साधारण परिवार था, एक छोटा कमरा था जिसमें पैदा हुए, बड़ी इच्छाएं थी। तो कैसे आप इतना कामयाबी पर पहुँचे और अमेरिका में सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर बने? क्या चीज़ आपको प्रेरित करके लेके गई वहाँ? मेरी 12वीं तक की पढ़ाई धुले में हुई थी। बाद में इंजीनियरिंग मैंने मुंबई में किया, यूडी सिटी माटुंगा से। उसके बाद मैंने 4 साल एज ए इंजीनियर जॉब किया था अहमदाबाद में, एंड 2006 में अमेरिका गया वहाँ पे MBA करने के लिए। वहाँ पे MBA फाइनेंस करने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, एंड इन 2010 वी स्टार्टेड आवर ओन कंपनी कॉल्ड इंटरनेशनल कैपिटल पार्टनर्स। एंड जैसे अभी आप बोल रहे थे कि बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड सोशल लाइफ, हम न्यूयॉर्क में 16 घंटे काम करते थे एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर। बहुत काम करना पड़ता था। न्यूयॉर्क शहर ही ऐसा है। मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, ये ऐसे शहर हैं वो सोने नहीं देते आपको। सोने नहीं देते। 16 घंटे काम करना ही पड़ेगा। और जब आप खुद का कंपनी चालू करते हैं तो काम और बढ़ जाता है। बट द रीज़न वी गॉट इनटू इंटरनेशनल कैपिटल, क्योंकि हमने सोचा था कि एक दिन मुझे धुले वापस जाना है। तो आपको प्रधानमंत्री मोदी यहाँ
यहाँ खींच के ले आए? मैं कहूँगा कि उनका भाषण से मैं बहुत प्रेरित हुआ। उन्होंने अराउंड सितंबर 2015 की बात है, मोदी जी ने सैन फ्रांसिस्को में भाषण दिया था एंड ही यूज द लाइन कि जो भी मतलब बिटवीन 1980s में जो लोग जाते थे बोलते थे कि वी यूज्ड टू कॉल देम ब्रेन ड्रेन, बट मोदी जी ने उस भाषण में बोला था इट्स नॉट अ ब्रेन ड्रेन, इट्स अ ब्रेन डिपॉजिट विच विल कम बैक विद द इंटरेस्ट। और उसके लिए जब मैं धूले वापस आया तो धूले में मैं एक चीज़ देखा कि आज जो भी 40 साल के ऊपर जिनकी उम्र है, कोई IAS ऑफिसर हो, कोई बड़े कंपनी का CEO हो, नहीं तो जो भी अच्छे पोजीशन पे गए, अगर आप उनको पूछोगे कि आप उनकी पढ़ाई कहाँ हुई तो बोलेंगे कि वो कोई सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जिला परिषद की स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन आज अगर आप सरकारी स्कूलों का हाल देखोगे, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो कुछ आगे करके दिखाते हैं, ज़्यादातर वो सरकारी स्कूल, जिला परिषद स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल, उसी में पढ़े हुए लोग होते हैं। सही बात है। हमारे परिवारों के बच्चे जो पब्लिक स्कूल में और में पढ़ते हैं वो फिर आके अपने या तो पिता के काम में लग जाते हैं या और कुछ काम में लग जाते हैं। क्यों? लेकिन एकदम सही बात है। हाँ। बट आज जो हमने आके देखा कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों के हालात थोड़े ख़राब होते जा रहे हैं। और व्हेन यू कंपेयर सरकारी स्कूल हियर टू सरकारी स्कूल इन US में 95% लोग सरकारी स्कूलों में आज भी जाते हैं। वहाँ खाली प्राइवेट स्कूल आपको न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को ऐसे बड़ी सिटी में ही दिखेंगे। और सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड कैसा है उसके हिसाब से उस एरिया में जो घरों जो कीमत है वो डिसाइड होती है। वो बल्कि रियल एस्टेट की कीमत भी स्कूल कैसा चल रहा है उस इलाके में उसको देख के तय हो जाती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों के हालात बहुत ख़राब है, तो हमने एक इनिशिएटिव चालू किया। हमने जो भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें डिजिटल क्लासरूम का निर्माण करने का शुरू किया और उसके लिए हमने पैसा NRI से मांगा और जो गाँव में लोग हैं उनसे मांगा। ऐसे करके हमने 2 साल में लगभग 7.25 करोड़ रुपए जमा किए और उसमें से धुले डिस्ट्रिक्ट में 1103 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम हुआ। हमने कुछ स्कूल को अमेरिका के टीचर्स के साथ भी कनेक्ट किया। और देखो, मुझे जो एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिली कि सरकारी स्कूलों के हालात क्यों ख़राब है। प्राइवेट स्कूलों में जो है वो हमारे लड़के अभी जाते हैं तो हम ध्यान देते हैं, वहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। और सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जाते हैं, किसानों के बच्चे जाते हैं, उनको अभी भी शिक्षा का महत्व इतना नहीं है, इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं और एजुकेशन स्टैंडर्ड समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और गिरने लगता है। आपको हर्षल जी से क्या सवाल है आपके? हर्षल जी, आपने जब US में जाके एक अच्छी पोजीशन पे सेटलमेंट किया, एक स्ट्रगल करके किया और वहाँ जाने के बाद फिर एक निर्णय लिया कि मुझे फिर वापस आना है, तो आपने आपके फैमिली मेम्बर्स से रिएक्शन कैसा था और आपने वहाँ पे बैलेंसिंग कैसे किया और स्टिल आप वो फेस कर रहे हैं कि आप बैलेंस्ड है? मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, उनको तो बहुत खुशी हुई कि बेटा वापस आ रहा है। और इवन आई कन्विंस माई वाइफ, इट टुक मी 1.5 ईयर कि उसको बताना पड़ा हम जा रहे एंड उसके सपोर्ट के कारण ज़्यादा तकलीफ हुई होगी? नहीं, तकलीफ नहीं हुई। शी इज़ वेरी सपोर्टिव और उनके सपोर्ट के कारण ही हम वापस आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, जब तुम न्यूयॉर्क में तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जब बोलते हो कि मैं वापस जाने वाला हूँ तो लोग बोलते हैं अरे तू क्या वापस जाएगा, 6 महीने में वापस आ जाएगा। ऐसा बहुत होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, हम वहाँ इतनी अच्छी लाइफ जीते, यहाँ आते हैं तो हमें अचानक पसीना लगता है, पैरों में धूल लगने लगती है और 3-4 हफ्ते में हम परेशान होकर सोचते हैं मैं वापस कब न्यूयॉर्क जाऊँ। और ऐसा मेरे साथ, जैसा आपने बोला ना, आई वॉज प्लानिंग फॉर इट सिंस 2012 और मैं आया तो 2015 में। तो पहले में 1 महीने के लिए 2-3 साल लगे आपको तैयार होने में, अपने आप को तैयार करने में। बाद में 2 महीने में, बाद में 3 महीने और बाद में मैं हमेशा के लिए आ गया। और बैलेंस करना डेफिनेटली, देखो क्या होता है, जैसे हम ये स्कूलों का काम कर रहे हैं, रोज सुबह 6-7 बजे सभाएं होती है, प्रेरणा सभाएं गांव में। और मैं अभी भी US का काम करता हूँ, रात को 7 बजे से लेके रात को 3 बजे तक काम करते हैं। US का वो चलता है, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्फ्रेंस कॉल वो सब चालू रहते हैं। तो और देन इट कम्स टू फैमिली लाइफ, क्योंकि एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। सुबह 6-7 बजे प्रेरणा सभाएं होती थी। एक दिन मैं निकला तो मेरी माँ दरवाजे पे ही खड़ी थी कि ये क्या लगा दिया है, रोज रात को 3 बजे सोते हो, ये किसके लिए कर रहे हो। और मेरा ऐसा हुआ कि जो फंड रेजिंग के लिए प्रेरणा सभाएं थी, लगभग 6 महीने में मेरी 200 प्रेरणा सभा हो गई। तो माय मदर वाज टेलिंग मी कि तुम क्या मोदी हो क्या, इतनी सभाएं ले रहे हो और क्या कर रहे हो। लेकिन या मोदी बनना चाहते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं उनको बोला, लेकिन बाद में जब पूरे स्कूल हुई
और उसका रिजल्ट दिखने लगा, लोग अप्रिशिएट करने लगे, देन शी वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके बेटे का नाम पेपर में आने लगा, टीवी पे आने लगा। तो बैलेंस करना टफ है, और ये तभी बैलेंस हो जाता है जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी हो, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। और मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ। आपने काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ लीड की होगी, तभी आप काफ़ी ऊपर पहुँचे, बट वहाँ सब कुछ होते हुए भी आप वापस इंडिया आ गए। एक वो कौन सा रीज़न था जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया इस चीज़ के लिए? और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि पावर, स्टेटस और पैसा, ये 3 चीज़ों को आपको सीक्वेंस में लगाना रहे, तो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस आप कैसे लगाएंगे? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, दूसरे सवाल का जवाब है वो मैं नहीं दूंगा, वो सर बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ। डेफिनेटली मैं जिस सिटी में बड़ा हुआ, दूल्हे में, मेरा काफ़ी लगाव था, और वन ऑफ द रीज़न वाई आई केम बैक, वन ऑफ द मोटिवेशन वॉज माई ग्रैंड मदर, शी इज़ नाउ 85 ईयर ओल्ड, और वो हमेशा, वो बहुत टैलेंटेड है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, बट शी नो हाउ टू इमोशनली ब्लैकमेल द ग्रैंड चाइल्ड। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि इसको मैं कैसे वापस लाऊं, और बार बार हमारी रोज़ फ़ोन पे बातें होती थी, और शी वॉज वन ऑफ द रीज़न आई केम बैक। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे दूल्हे में रहने को मिल रहा है। और देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं 3 महीने यहाँ रहता हूँ और 15 दिन के लिए न्यूयॉर्क भी जाता हूँ। सो आई एम काइंड ऑफ लाइक बैलेंसिंग माई लाइफ बिटवीन न्यूयॉर्क एंड दूल्हे। एंड जब टाइम मिलता है तो सोशल वर्क भी चालू है, तो फैमिली और थोड़ा मेरे सिटी के प्रति अटैचमेंट, दोस आर द 2 रीज़न आई केम बैक। अभी जो आपने पावर, स्टेटस, पैसा, तो मैं सर को बोलूँगा आप उसका जवाब दें। देखिए, मुझे इनका कारण, जो तीनों की प्रायोरिटी हैं, अलग हो सकती हैं, मेरी अलग हो सकती हैं, आपकी अलग होंगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, तीनों को तीनों चीज़ चाहिए तो ज़रूर, ये तो पक्का है। क्यों? पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, स्टेटस भी चाहिए। लेकिन स्टेटस जो है वो पावर और पैसे से ऑटोमेटिक आ जाता है। तो 2 बातें रह गई अब, पावर पहले चाहिए कि स्टेटस पहले चाहिए। तो अब ये, अब हर एक आदमी को अपना अपना तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप किस स्थिति में हो उस समय आप तय करोगे। अब मेरे पास पैसा है, स्टेटस तो ऑटोमेटिक हो ही गया, अब बाकी क्या बचा? पावर चाहिए, तो पावर लेने के लिए भागता है आदमी। तो पर कभी इम्बैलेंस कर देता है उसकी वजह से। और जो आदमी अपनी लाइफ इम्बैलेंस नहीं करना चाहता, वो दोनों चीज़ों से लेके सेटिस्फाई होके अच्छे काम में लग जाता है। अच्छा, मेरे जो दर्शक घर बैठे हुए देख रहे हैं ये कार्यक्रम, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आज का विषय है द बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, एंड आई विल ऐड अनदर एंगल, सोशल लाइफ। तो सब चीज़ें हो सकती है। बहुत लोग हैं जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ अनुभव आते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं अरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और वो करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, शुरू में प्रॉब्लम आएंगे। जैसे हम डिजिटल स्कूल का काम कर रहे थे, लोग शुरू में बोल रहे थे कि ये बंदे को शायद ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बेचना है इसलिए आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली जाके उनको पता चला कि ये बंदा तो पैसे दे रहा है इंस्ट्रूमेंट अपने को खरीदने। एक चीज़ ये भी देखता हूँ, बहुत लोग एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, कोई भी एक काम कीजिए और उसको ही पूरा कीजिए। और तीसरा बात मैं बताऊंगा, फाइनल चीज़, अभी मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि हमें भी सोशल वर्क करना है, खास करके यंग लोग। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि पहले आपकी लाइफ में पूरा पर्सनली सेटल हो जाए, थोड़ा फाइनेंशियली सेटल हो जाए, आपके फैमिली को सेटल करें, और उसके बाद आप सोशल वर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ही प्रॉब्लम में रहेंगे तो आप क्या सोशल वर्क करेंगे? भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा हर्षल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पे आए, लोगों को प्रेरणा दिया। कीप डूइंग गुड वर्क। तो देखिए, ये बात है कि आदमी किस प्रकार से अपनी लाइफ 17,000 किलोमीटर दूर रहते हुए भी और यहाँ रह कर के दोनों तरह की लाइफ को बैलेंस कर सकता है। अब हम आगे चलते हैं अपने मेन विषय पर। तो गृहस्थ आदमी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 4 प्रकार के प्रायोरिटीज़ हमारे बुजुर्गों ने हमें दी गृहस्थ आदमी के लिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख इस प्रायोरिटी में बुजुर्गों ने बताए।
इस पर आप अगर सोचेंगे, अगर निरोगी काया नहीं रहेगी, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो पैसा भी नहीं कमा सकेंगे। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो पत्नी अच्छी आ भी जाए तो भी उनको ना प्रसन्न रख सकेंगे, ना अच्छे परिवार का पालन कर सकेंगे, पैदाइश कर सकेंगे। तो हेल्थ सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी उन्होंने दी। दूसरा सुख पास में हो माया, इसमें तो सबका ही मेरा ख्याल सबका साथ होगा। और तो ये मैंने कहा कि गृहस्थ आदमी के लिए 4 चीज़ें कही गई हैं। इस पे कोई प्रश्न हो या कोई चिंतन हो या कोई शक हो या कुछ आज आप उसमें 5वीं चीज़ जोड़ना चाहें या इन 4 में से कुछ निकालना चाहें? जो आपने तीसरी बात कही कि नारी जो है, मेरे ख्याल से वो सेकंड प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जो वो सेटिस्फाइड होगी तो माया नहीं हो, वो संसार चला लेगी। ये भी बात सही है कि धर्मपरायण देश है ना, स्त्री को हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने ये कहा। चलिए, अच्छी बात है, महिलाएं खुश होंगी। आपने 4 अवस्था बताई गृहस्थ इंसान के लिए। हर अवस्था के साथ सबसे महत्व का परिबल सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो उसकी लिमिट कौन फाइनल करेगा? कितनी माया, कैसी अवस्था, कैसा स्वास्थ्य, तो ये चारों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ श्रद्धा नाम का परिबल अगर जोड़ देते हैं, ये मेरा अगला एक्सप्लेनेशन था। ओके, तो जैसा उन्होंने कहा कि इनमें भी बैलेंस तो चाहिए, और कितना, क्या, कैसा, ये तो होना चाहिए। इसलिए लाइफ 2 तरीके से जी जाती है। एक है हमारा धर्म क्या, एक इंसान का मेरा धर्म है, मैं मनुष्य योनि में आया हूँ, मेरा धर्म है अपना, जिस परिवार में पैदा हुआ, पला पड़ा, आगे बढ़ा, देश, समाज, परिवार, अपना कम्युनिटी, अपने बच्चों का उनको देखभाल करना मेरा धर्म है। एक गृहस्थ व्यक्ति का, एक बिजनेसमैन का धर्म है पैसा कमाना, ये भी धर्म है। अगर आप प्रोफेशन में हो, किसी काम में कर रहे हो, उस काम को ईमानदारी से करना, उसमें आगे बढ़ना आपका धर्म है। तो अपने धर्म का निर्वाहन ठीक तरीके से करना, ये एक विषय अपने जगह पे है। और इसमें भी ये कहा आगे कि साईं इतना दीजो मति मूड समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। साध से मतलब साधु नहीं, मेरी लेजिटिमेट इच्छा वो भूखी ना रहे। इलेजिटिमेट इच्छा तो हमारी बहुत होती है, दैट मीन्स यू हैव नो लिमिटेशन ऑन दैट। लेकिन लेजिटिमेट इच्छा जो मेरी है उसको साध कहा, वो मेरी पूरी होनी चाहिए। और इसको करते करते अपना एक सच्चा सीधा जीवन यापन किया जाए। जो अर्थ कमाया आपने, जो पैसा कमाया, जो धन कमाया, उसका उपयोग, उसका आनंद लेना भी आपका एक कर्तव्य और अधिकार भी है साथ में। उसको आनंद लीजिए। इसलिए काम कहा, पहले तो कहा धर्म, अर्थ, काम, फिर मोक्ष। मोक्ष के ऊपर बाद में आएंगे, वो दूसरा पहलू है लाइफ का। तो जो धन कमाया उसको आनंद भी लीजिए काम के माध्यम से, कामा के माध्यम से। और उसके बाद फिर जब आप ये सब करते हुए, ऐसे आपको मिलेंगे हमारे में से लोग, बाहर से भी आप लोग मिलते होंगे आपको ऐसे, जिनको ना तो दुनियादारी से कोई लेना देना है, ना एकल विद्यालय से लेना देना है, ना किसी और गरीब का मदद करने से लेना देना है, ना कभी उन्होंने गीता पढ़ी, ना उसने कुरान पढ़ा, ना कुछ पढ़ा। ज़िंदगी में केवल सुबह उठे, काम धंधे में लगे रहे, फ़ोन पे फ़ोन, मारा मारी, ब्लड प्रेशर अलग है, डॉक्टर देख रहा है, फिर भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे जीते हुए चले जाते हैं। पता भी नहीं लगा कि कौन था पड़ोस में रह रहा होगा, वो चला भी गया तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। तो जीवन तो ऐसा जीना कि जैसे कि वो कहते हैं ना कि जब आए थे संसार में तो हम रोए जग हंसा, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। तो दुनिया याद करे आपको, यही एक जीवन की एक मूल धारा है।
और उसी में ही बैलेंस ऑफ लाइफ इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम थिंग। जो आदमी बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा वो ये सब करेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार के एक व्यक्ति को और मिलाना चाहूँगा मैं, इनको हम चेंज मेकर कहते हैं, और हमारे बीच में है डॉक्टर श्रीकांत जी पूर्णपात्रे। स्वागत है आपका। आप में से कितने लोग जानते हैं डॉक्टर साहब को? अरे वाह, नासिक पूरा जानता है आपको। अब इनके बारे में अगर हम देखें, आपको पता ही होगा, लेकिन ये ट्रस्टी हैं एक आधार आश्रम के, और ही इज़ इन्वॉल्व इन सो मैनी थिंग्स ऑफ ऑर्फनेज फॉर द वीमेन दोज हू आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द हाउसेज, और बहुत से काम किए इन्होंने 34 साल में इस काम में लगे हैं। करीब 810 ऑर्फन्स को अडॉप्ट करवा चुके हैं, और ऐसे 60 जो महिलाएं थी जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, उनको शादी करवा चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत बहुत आभार। ये सब आप जो करते हैं, ये किस प्रकार से लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं आप? आई एम MBBS फैमिली डॉक्टर। इन एडिशन लास्ट ईयर मैंने BA भी पास किया जर्नलिज्म से। वेरी गुड। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू लिटिल योगा and visit my dispensary. So I am known more as a social worker than doctor, because I am associated with Aadhar Ashram Orphanage for last 35 years, and that is my whole and soul aim of life, to work for Aadhar Ashram till I die. तो अभी आपका लक्ष्य क्या है आगे आपका करने का? I want to study Jnaneshwari to achieve more knowledge. That is my only desire left. Otherwise, I am totally satisfied. Whether life is balanced or imbalanced, I am very satisfied. Very good, very good. तो आपका मानना है कि मनुष्य पूरी जिंदगी भर जब तक चला ना जाए तब तक स्टूडेंट है और रहेगा, और अभी भी उनकी जिज्ञासा है कि और भी एजुकेशन प्राप्त करें। आपका कोई प्रश्न डॉक्टर साहब से? जब आपने अपने लाइफ में शुरुआत की अपने करियर के लिए, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? जब आपने अनाथ आश्रम का भी खोला तब भी आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे। सो व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन योर लाइफ? No special challenges. If you chalk out, you know what you want to achieve in life, and just go on working in the same direction. There are sometimes bad times, sometimes good times. Sometimes you receive flowers, sometimes patthar. So challenges are only within yourself. That is what he is saying. बाहर से जो कुछ मिलेगा, अगर उसको पत्थर मिला और उसको देख के आप रुक गए, तो आप रुके। वो चैलेंज आपने आपके अंदर कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से आप रुकेंगे। तो challenges are within ourselves, not outside anywhere. Okay. Dr. Shrikant Purnapatre lost his son just 2 years ago, and that was the biggest challenge of what we feel. तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, उस हादसे के बाद, उस सदमे से वो बाहर कैसे निकले, और फिर भी आज भी उन्हें उतनी ही प्रेरणा मिलती है सब काम करने के लिए, कैसे? That is one of the tragedy of Dirghayusha, that you are required to see that the younger ones and next generation also dies. But it is a personal life. Nobody is totally 100% happy in life. So personal life में जो सार्वजनिक लाइफ का असर होने का कोई कारण नहीं दिखाई दे। तो उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। When my mother died, next day I was in Aadhar Ashram. When my father died, next day I was in Aadhar Ashram. So you decide what you want to achieve in life, and जो sorrows होते हैं, grief होते हैं, तो to tell you in Marathi, दुःख म्हणजे दागिना नाही की तू चार चौघामध्ये मिरवत न्यावा। जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। देखिए कितना आत्मविश्वास, कितना साधना, मैं कहूँगा कि इस प्रकार की घटनाएं जीवन में घटने के बाद
अच्छे से अच्छा व्यक्ति घबरा जाता है और अपने रास्ते से हट जाता है, लेकिन ये बैलेंस ऑफ लाइफ ही है हमेशा जो आपको बार बार याद दिलाता है कि नहीं भाई, अपने रास्ते चलो, अपने रास्ते चलो। तो मैं वापस आता हूँ, जो बात हम एक अपना जीवन की हमने जिक्र किया, दूसरी बात जो अध्यात्म की बात, वो क्यों करना चाहिए हमें। धर्म तो एक प्राइवेट चीज़ है अपनी अपनी हर व्यक्ति की, हर महिला की, लेकिन क्योंकि आज हमारे मन में, खासकर युवाओं में, हर व्यक्ति में प्रश्न है कि मैं कहाँ से आया इस जीवन में, मैं जो भी पैदा हुआ, जहाँ भी पैदा हुआ, उससे पहले मैं क्या था, कहाँ था, अब यहाँ से कहाँ जाना है, मेरा अगला पड़ाव कहाँ है। ये सब प्रश्न हमारे मन में आते हैं क्योंकि कई बार, क्योंकि हमको उसके जवाब हम ढूंढते भी हैं, किसी गुरु महात्मा से पूछते हैं, कभी कुछ अपने अध्यात्म की किताबें पढ़ते हैं, या कोई व्यक्ति अगर इस ख्याल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता हो तो कहे छोड़ यार, देखी जाएगी, जहाँ जाना होगा देखी जाएगी, जहाँ जाएंगे वहाँ देखेंगे। परंतु जो जिज्ञासु है उसको ये चीज़ें जानना आवश्यक है, और इसलिए मेरा मानना है कि जो आप सांसारिक काम करते करते भी अगर हम उस जानकारी की तरफ भी बढ़ेंगे, उस जानकारी की तरफ भी आगे प्रोग्रेस करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि इस लाइफ में आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। कोई हो सकता है आप इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग हो तो आपको मिल भी जाए, उसी को मोक्ष कहा फिर। तो ये हम सबका एक जिज्ञासा जो रहती है और रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक बच्चे के जैसी जिज्ञासा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। मेरा आपसे ये सवाल था कि हम जो यंग इंस्पिरेशन है अभी की, तो हमें ऐसा लगता है कि हम 10 मिनट के लिए किसी का भी एक इंस्पिरेशन स्पीच देख लेते हैं और उसके बाद 10 मिनट के लिए हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन 10 मिनट के बाद ऐसा हो जाता है कि हम पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, फिर हमारी लाइफ फिर से शुरू हो जाती है। तो फिर आप ऐसी क्या सलाह हमें देंगे कि हम जो कि वो 10 मिनट है, जो कि लाइफ के जो 10 मिनट है जिसका हम इंस्पिरेशन स्पीच सुनते हैं, तो वो हम इनॉग्रेट करें, यानी कि हमारे लाइफ में कंपाइल करें। देखिए आज का विषय जो है कि बैलेंस इन योर लाइफ, क्रिएटिंग ए बैलेंस इन योर लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे बैलेंस लाइफ जीना है, तो ये अध्यात्म भी उसी का भाग है, अच्छे काम करना भी उसी का भाग है, किसी की मदद करना भी उसी का भाग है, आपका धन कमाना भी अपने लिए वो भी उसी का भाग है। आप धन कमाने को बुरा मत समझे, और जीवन में जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसको, उस धन को भोगने का भी जो आपका आनंद लेने का बात है वो भी करिए, लेकिन बैलेंस ऑफ लाइफ अगर करके चलेगी, जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो शौक एक दूंगा आपको, और शौक ये होगा कि सवेरे उठ के ये कहिए कि टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। जिस दिन ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि टुडे इज लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, तो फिर आप कोई गलत काम उस दिन नहीं करेंगे, और व्हेन एवरी डे बिकम लाइक दैट देन यू आर ए हैप्पी पर्सन। सर, जो आपने सेटिस्फैक्शन की बात, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ पे सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस किया और क्या सेटिस्फैक्शन रख के आपने हर एरिया ऑफ लाइफ में प्रोग्रेस किया। देखिए, सेटिस्फैक्शन के दो भाग, एक भाग तो ये है कि आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो आपने जो कुछ मुझे अभी मिला है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, एक पॉजिटिव सोच है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ, जिस दिन मैं रुक गया तो प्रोग्रेस होना बंद हो गया, इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं भी हूँ। दोनों कॉन्ट्राडिक्शन इंसान में रहती है और वो रहनी चाहिए। जब तक आप सेटिस्फाइड, जो कुछ आपको मिला है, बहुत से लोग मिलते हैं हमको ज़िंदगी में, करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन फिर भी उनको धन और चाहिए, और बल्कि ये भी कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा हो उसको ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो ग्रीड में चले जाएंगे तो फिर तकलीफ़ होती है। इसलिए कहा कि पॉजिटिविटी रखिए, और फिर आप अगर अपना दिमाग को प्रेजेंट में रखेंगे तो और भी ज़्यादा आनंद आएगा आपको।
सेटिस्फाइड रहेंगे? जो कुछ मेरे पास है इस समय, मेरे पास जो है, मैं इस समय खुश हूँ कि नहीं हूँ? ये प्रश्न पूछिए। आगे क्या होना चाहिए, वो जहाँ आगे की बात सोचोगे तो बोले यार अभी तो 100 करोड़ है मेरे पास, ज़रा 500 करोड़ होंगे तो फिर आराम लूँगा। फ्यूचर की बात सोचने लगे, एंग्जाइटी क्रिएट हो गई, होगा कि नहीं होगा, फेल हो गया तो क्या होगा, सब चीज़ें बात याद करके एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। और पास की बात सोचोगे तो आप सोचोगे यार ये क्या हो गया, पीछे मैं, काश मेरे साथ ये ना हुआ होता, काश मैं इंजीनियरिंग ना करके मैंने MBA किया होता, काश मैं ये बिज़नेस नहीं करके दूसरा बिज़नेस किया। तो पीछे की बात करोगे तो ये है। इसलिए मारवाड़ी में कहा है, और मैं बार बार अपने शो में कहता हूँ कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।